प्यारे बच्चों, आप सबों को आप लोगों का आज के क्लास में स्वागत करते हैं। जैसा कि आप सबों को मालूम है, लॉकडाउन में अब सारे कार्य घरों पर रह करके करना पड़ रहा है। आप लोग भी कोशिश कीजिए कि घर पर रहकर और घर से ही सारे कार्य कीजिए। अभी बाहर जाना आप लोगों के लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि कोरोना जो है वो महासंकट होकर के आया है और ये पूरे देश को अपने लपेट में ले रहा है। खास करके झारखंड, और झारखंड में रांची में बहुत ही ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव पाया जा रहा है। बहुत ही प्रिकॉशन लेने की आवश्यकता है और उसी के तहत आज हम लोग आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। आज का जो चैप्टर है वो सरकारी नीति में परिवर्तन का व्यवसाय और उद्योग पर प्रभाव। सरकारी नीति में परिवर्तन का व्यवसाय और उद्योग पर प्रभाव। इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस ऑन बिजनेस एंड इंडस्ट्री, ये आज का चैप्टर है। इसके अंतर्गत हम ये जानने का कोशिश करेंगे, जैसे कि हमने बताया आप सबों को कि वातावरण उन संस्थाओं तथा शक्तियों से बना होता है जो व्यावसायिक वातावरण हमने पिछले में पढ़ाया है, उसी से रिलेटेड है। वातावरण उन संस्थाओं तथा शक्तियों से बना होता है जो किसी संगठन के कार्य निष्पादन को प्रभावित करती है, किंतु उस संगठन का उस पर बहुत कम नियंत्रण होता है या हो पाता है। अभी हम भारतीय आर्थिक वातावरण की बदलती रूपरेखा को देखेंगे। आर्थिक नीति क्या है? आर्थिक नीति का संबंध देश की अर्थव्यवस्था के मामले में राज्य के आचरण से है कि राज्य किस प्रकार से अपने राज्य के व्यवसायियों के साथ आचरण करती है, ये बहुत हद तक उस पर डिपेंड करता है और निर्भर करता है। अर्थव्यवस्था की ओर राज्य का दृष्टिकोण, जैसा कि हम देखते हैं, सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक अहस्तक्षेप की नीति, जिसको बोलिएगा लाइजेज फेयर पॉलिसी के अंतर्गत राज्य अपने को कानून व्यवस्था बनाए रखने और बाहरी आक्रमण से देश की रक्षा करने तक ही सीमित रखता है। और दूसरा क्या है? दूसरा यह है कि दूसरे छोर पर राज्य आयोजित अर्थव्यवस्था को अत्यधिक हस्तक्षेप की नीति अपना सकता है, जरूरत पड़ने पर। हर समय नहीं, अपितु जरूरत पड़ने पर वो इस चीज का उपयोग कर सकता है या उस पर हस्तक्षेप कर सकता है।
आर्थिक नीति मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला है व्यष्टि आर्थिक नीति, माइक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी, और दूसरा है समष्टि आर्थिक नीति या मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी। ये दो प्रकार के आर्थिक नीति हैं देश के अंदर जो हमारे देश में आर्थिक नीति को प्रभावित करता है कहीं ना कहीं से। आर्थिक नीति जिसको इंडियन इकोनॉमिक पॉलिसी के नाम से आप जानते हैं, इससे निर्यात में धीमी गति से वृद्धि के कारण जो निर्यात होता है वो धीमी गति होती थी, उसके वृद्धि के लिए भारत के समक्ष जो भुगतान करने की जो समस्या थी वहां पर संतुलन करना मुश्किल हो रहा था, उसकी अभाव हो गई थी। और संतुलन की जो समस्या खड़ी हो गई 1991 के मध्य में यह चरम सीमा में पहुंच गई। इस समय कुछ अन्य समस्याएं भी उठ खड़ी हुई और यह धीरे धीरे और जटिल होती चली गई, जिनमें निम्नलिखित प्रमुख जटिलताएं हैं जो आपके सामने है। 1980 के दशक में, कब, कौन से दशक? 1980। सन 1980 के समय में लोक व्यय में अत्यधिक वृद्धि हुई। इस अनुपात में लोक राजस्व में वृद्धि नहीं हो सकी, जिसके फलस्वरूप राजकोषीय घाटा में वृद्धि हो गई। जो राज्य का कोषीय घाटा होता है उसमें अप्रत्याशित वृद्धि हो गई, माने राज्य को घाटा हो गया। यह 1990-91 में जीडीपी का 12% था। इस घाटे की वित्त व्यवस्था आंशिक रूप में विदेशों से ऊंची ब्याज दर पर उधार लेकर की गई। तत्कालिक सरकार जो थी उस समय में, उसने विदेशों से, जो बड़े बड़े विकसित देश हैं, उससे ऊंची ब्याज दर पर उधार मांगा और उससे पूर्ति किया। 1990 के खाड़ी युद्ध के कारण, आप देखे होंगे 1990 में खाड़ी युद्ध आरंभ हो गया था। उसके कारण तेल की कीमतों में काफी वृद्धि हो गई थी, और जब तेल के दामों में वृद्धि होती है तो निश्चित रूप में सारी चीजों में दाम बढ़ जाती है। इस कारण आयातित तेल की लागत बहुत बढ़ गई। खाड़ी के देशों में हमारे निर्यात को धक्का लगा और पश्चिमी एशिया के प्रवासी भारतीयों द्वारा भेजी गई रकम में भी कमी आने लगी या आ गई, और यह निरंतर बढ़ते ही चला गया कमी। राजनीतिक अस्थिरता के कारण विदेशी ऋणदाताओं का विश्वास भारत देश से धीरे धीरे उठता चला गया।
उन लोगों ने ऋण देना बंद कर दिया और अनिवासी भारतीयों का भी यही हाल हुआ। उसके बाद मुद्रास्फीति की दर 2 अंकों में चली गई। ये सब परिणाम हुए। उपरोक्त तमाम कारणों से विदेशी विनिमय रिजर्व में भारी गिरावट आई और वह केवल 2 सप्ताह के आयात के बराबर रह गया। जून 1991 में पहली बार भारत के इतिहास में ऐसी संभावना दिखी कि भारत अपने ऋण की अदायगी करने में चूक जाएगा या चूक गया। ऐसी ही परिस्थिति में तत्कालिक नरसिम्हा राव की सरकार थी, ने आर्थिक सुधारों की महत्वपूर्ण प्रक्रिया शुरू की, जिन्हें निष्ठुर उपाय, जिसको अंग्रेजी में ड्रैकोनियन मेजर्स के नाम से जाना गया। इस सुधार प्रक्रिया के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित थे। जो सुधार हुआ, उस सुधार के जो उद्देश्य थे वो निम्नलिखित थे। भारतीय उद्योगों की कुशलता तथा विश्व में प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता में वृद्धि करना। उद्देश्य की प्राप्ति के लिए विदेशी निवेश तथा विदेशी टेक्नोलॉजी का पहले की तुलना में अधिक उपयोग करना या कराना। निवेश की उत्पादकता में वृद्धि करना या किया जाना और भारतीय वित्तीय क्षेत्र का तीव्र गति से आधुनिकीकरण करना या विकसित करना। लोक उद्यमों के निष्पादन में चरणबद्ध सुधार लाना। ये है भारतीय आर्थिक नीति और इसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव तत्कालिक समय में आए और आज हम लोग यहाँ तक पहुँच पाए हैं। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय सरकार ने जुलाई 1991 में महत्वपूर्ण आर्थिक सुधारों की घोषणा की, जिन्हें कई राज्यों, कई क्षेत्रों में समन्वित क्रियाओं के एक पैकेज के रूप में प्रस्तुत किया गया। यह सुधार प्रक्रिया इस अवधारणा पर आधारित है कि केवल एक क्षेत्र में सुधार के लाभ सीमित ही होंगे, यानी एक ही क्षेत्र में सीमित होंगे। यदि अन्य संबद्ध क्षेत्रों में भी सुधारों को एक साथ लागू नहीं किया जाए, इसलिए इन सुधारों के दायरे में लोक वित्त क्षेत्र, विदेशी व्यापार क्षेत्र, वित्तीय क्षेत्र, बैंकिंग क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, बीमा क्षेत्र, श्रम क्षेत्र, पूंजी बाजार क्षेत्र आदि ये सभी क्षेत्र जो हैं ये शामिल हैं। इसमें कुछ तत्कालिक समय ने सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण कदम भी उठाए थे, जैसे रुपयों का अवमूल्यन तथा इसकी विनिमय दर का बाजार द्वारा निर्धारण किया जाना, आयात लाइसेंस व्यवस्था को समाप्ति कुछ अपवादों के साथ जिनका संबंध निर्मित उपभोक्ताओं, वस्तुओं तथा कृषि के विदेशी व्यापार से था। चालू खाते में रुपये की परिवर्तनीयता, टैरिफ की संख्या तथा टैरिफ दरों में कमी, केंद्रीय उत्पाद शुल्क में कमी, प्रत्यक्ष
और अप्रत्यक्ष करों में सीमित सुधार, औद्योगिक लाइसेंस प्रणाली को समाप्त किया जाना और एमआरटीपी अधिनियम के अंतर्गत बड़े उद्योगों पर लगे प्रतिबंधों में रिलैक्सेशन दिया जाना, छूट दिया जाना। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को सरल बनाना और ब्याज दर की संरचना का या ब्याज दर की संरचना को सरलीकरण किया जाना या बनाया जाना। ये तमाम बातें भारतीय आर्थिक नीति में परिवर्तन का है और आप सभी लोग इसको बढ़िया से नोट करेंगे। और मैंने पहले भी कहा है और अभी भी कह रहा हूं कि आपको ये परीक्षा में जो आपके फाइनल परीक्षा होने जा रही है उसमें ये बहुत काम आएगा। और जैसा कि आपको जानकारी है कि व्यावसायिक अध्ययन यानी बिजनेस स्टडी जो है वो 100 मार्क्स का है और इसमें आपको बहुत ही अच्छा मार्क्स आता है यदि इसको आप अच्छे से पढ़ें और इसका अच्छे से ज्ञान प्राप्त करें तो। क्योंकि क्लास जो है वो आपको इसी प्रकार से अब करना पड़ेगा। कोरोना का जो हाल है आप देख रहे हैं, दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है, कम होने के बजाय। इसलिए सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से ये चीज आपको करनी होगी। आप इस चीज को देख रहे हैं कि नई आर्थिक नीति के कई विशेषताएं भी हैं, जैसे जिसको हम अंग्रेजी में कह सकते हैं कि मेन फीचर्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। नई आर्थिक नीति की मुख्य विशेषताएं जैसे उदारीकरण, निजीकरण, उदारीकरण लिबरलाइजेशन। दूसरा है निजीकरण यानी प्राइवेटाइजेशन। तीसरा है विश्वीकरण ग्लोबलाइजेशन। ये तीन जो बातें हैं ये आर्थिक नीति की मुख्य विशेषताएं हैं, मेन फीचर्स हैं। इसको आप निकाल कर पढ़ेंगे और मैं नेक्स्ट क्लास में आपको ये बताने का काम करूंगा, इसका एक्सप्लेन करूंगा। यदि आपको समझ में नहीं आएगी या आप लोग नहीं समझ पाए होंगे तो आप मुझे कहेंगे, मैं इसको पुनः दोबारा फिर पढ़ाऊंगा। लेकिन बच्चों, आपको मैं बताना चाहता हूं कि यह बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इम्पोर्टेंट चैप्टर होने के बाद इसको आपको
समय अनुसार पढ़ना होगा। यदि समय अनुसार नहीं पढ़िएगा और डेली पढ़नी होगी, अगर आप डेली नहीं पढ़ेंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अभी मारवाड़ी इंटरमीडिएट कॉलेज के वाणिज्य विभाग के तमाम शिक्षकगण आपको क्लास ले रहे हैं। सभी शिक्षकों का क्लास आप देखिए और बैठना पड़ेगा, 2-4 घंटा बैठिएगा तो समझ में आएगा, अन्यथा कुछ समझ में नहीं आएगा। तो इन्हीं सब बातों के साथ आज जो हमने चैप्टर आपको पढ़ाया है, जो लोग इसको नोट डाउन नहीं किए हैं उसको नोट कर लीजिए। और आज का चैप्टर का नाम है सरकारी नीति में परिवर्तन का व्यवसाय और उद्योगों पर प्रभाव, इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस ऑफ बिजनेस एंड इंडस्ट्री। ये बिजनेस एंड इंडस्ट्री जो है, इसको मैं आने वाले नेक्स्ट क्लास में डिफाइन करूंगा। आज के लिए इतना ही। सबों को धन्यवाद।